नमस्कार दोस्तों। आजकल देश में चर्चा उमर खालिद और शर्जील इमाम का बेल पर चल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय सबको बेल दे सकता है, तो शर्जील इमाम और उमर खालिद को बेल क्यों नहीं दे रही। तो इसमें यह भी बताया जा रहा है कि जेल अपवाद बेल नियम। इसका मतलब ये होता है कि बहुत ही हेनियस क्राइम हो तब बेल नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो और सब केसों में बेल मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से शर्जील इमाम उमर खालिद का जब देश में एनआरसी और सीएए को लेकर के आंदोलन चल रहा था, तो किस तरह के इनका स्टेटमेंट आ रहा था वो पूरा देश दुनिया जानती है और जान भी रही है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर बेल दिया जाए तो और लोगों का क्या होगा, देश का क्या होगा कि जिसे इन्होंने देश को तोड़ने की बात की। यहाँ तक शर्जील इमाम ने खुलेआम सभा में बोला कि चिकन नेक को, नॉर्थ ईस्ट को भारत से काट देना चाहिए। तो आप एक तरफ भारत में रह रहे हैं, उसके बाद आप भारत को काटने की बात कर रहे हैं, तो इससे बड़ा देशद्रोह क्या हो सकता है। आप जेएनयू के विद्वान वर्ग में गिने जाते हैं, पढ़े लिखे वर्ग में गिने जाते हैं। इसके बावजूद वहाँ पे जो आंदोलन चला उसमें भी आपने भारत को टुकड़े टुकड़े करने की बात की। जब देश बचेगा ही नहीं तो आप फिर कहाँ रहिएगा। आप किस मुंह से बेल की मांग करते हैं और जेल अपवाद बेल नियम की बात करते हैं। आपका आधार क्या है। अगली बात कि इसको जो दिल्ली दंगे से जुड़ करके देख रहे हैं कि दिल्ली दंगे में लोगों को बेल मिल रहा है लेकिन उमर खालिद को नहीं मिल रहा। लेकिन दिल्ली दंगे में जो जिनको ही बेल मिला उन्होंने या तो उनकी उसमें संलिप्तता नहीं थी या फिर उन्होंने देश को तोड़ने की बात नहीं की, नॉर्थ ईस्ट को देश से अलग करने की बात नहीं की। तो कहीं न कहीं जिनको बेल मिला उनका जो वक्तव्य या गतिविधि था वो देशद्रोह या देश तोड़ने की नहीं थी। इसी कारण इन लोगों को यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, जिसको हिंदी में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम कहते हैं, के अंतर्गत इन लोग के बेल नहीं मिल रहा। क्योंकि इन लोगों ने खास करके शर्जील इमाम जब बिहार में एनआरसी और सीएए को लेकर के भ्रमण कर रहे थे, अपना वक्तव्य दे रहे थे, तो गया से लेकर के जहानाबाद तक के कई सभाओं में चिकन नेक को काटने की बात की। जबकि चिकन नेक भारत का बैकबोन है और चाइना ने भी 1962 के युद्ध में उसको पूरी तरह काटने का प्रयास किया और नॉर्थ ईस्ट को अपने मिलाने का प्रयास किया, लेकिन वह भी नहीं सफल हुआ क्योंकि हमारी सेना, भारतीय सेना ने उसका डटकर मुकाबला किया और उसको मुंह की खानी पड़ी। इतना ही नहीं, जो 1962 के युद्ध में चाइना ने कुछ दर्रों पर कब्जा किया था, उसको पुनः भारतीय सेना ने 1967 के युद्ध में वापस ले लिया। अगर आप इस तरह का स्टेटमेंट देंगे तो जो दुश्मन देश हैं, खास करके चाइना, पाकिस्तान, उनका मनोबल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। एक तरह से देखा जाए तो आपने चाइना और पाकिस्तान के लिए एजेंट का काम किया है और आपको जितनी भी मैक्सिमम सज़ा मिले
वह कम ही होगा। अगर भारत सरकार तो आपके लिए बहुत खुशनसीब है, या समझ लीजिए कि आपके लिए लक्की साबित हो रहे हैं कि आप दोनों को देश निकालने की घोषणा नहीं कर रही। और हो सकता है कि आने वाले समय में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही आप लोगों की नागरिकता ख़त्म कर दिया जाए, और हो सकता है देश छोड़ने के लिए मजबूर ना होना पड़े। क्योंकि जो आदमी चिकन नेक को काटने की बात करेगा, भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात करेगी, तो आपका क्या राइट बनता है कि आप इस देश के नागरिक हैं और इस देश में रहने लायक हैं। क्योंकि आपका जो वक्तव्य है, आपका जो स्टेटमेंट आया, आपका जो एक्टिविटी हुआ, वो सारी देश दुनिया ने देखा। और इतना ही नहीं, जबकि उस समय भारत में ट्रम्प की भी यात्रा हो रही थी, उस समय आप लोगों ने दिल्ली दंगा को करवाने का अंजाम दिया, जिसके कारण भी भारत की जो छवि खराब हुई, ये सारी देश दुनिया देख रही है। अगर कम से कम कोई विदेशी मेहमान आए हुए थे तो उस समय भी आप अपने आप पर संयम बरत सकते थे, उसके बाद भी आप आंदोलन कर सकते थे। लेकिन दिखाना यह था कि ट्रम्प को, अमेरिका को सामने जो NRC और CA से संबंधित जो कानून बने हैं, उसको मैं देश दुनिया में उजागर करूं, ताकि विश्व के सारे मीडिया भारत में एक्टिव थे। क्योंकि ट्रम्प का उस समय यात्रा था, ताकि आप लोग लीडर भी बन सके, नेता भी बन सके, चुनाव लड़ करके संसद पहुंच सके। आप लोग का ये मनोकामना था, लेकिन यह मनोकामना पूरा नहीं हुआ। क्योंकि जब देश बचेगा, देश सुरक्षित रहेगा, तभी आप नेता बन सकते हैं। एक तरफ आप पिस गए अपनी संप्रदाय के लिए, अपना नेतृत्व बनाने के लिए, और दूसरी तरफ से पिस गए आप CUA, उसके बाद अन्य गैर कानूनी गतिविधियों में। तो इस संदर्भ में नई कविता में ही कविता कुछ पंक्तियां है, वह पिस गया भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच, टिक 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 लेट मी स्पीक। इसका मतलब होता है कि इन लोगों ने अपना नेतृत्व चमकाने के लिए, नेता बनने के लिए जो गैर कानूनी गतिविधियां में शामिल हुए, वो अपने नेतृत्व के लिए भीतर से पिस गए, तो बाहर से कानून सर्वोच्च न्यायालय के चक्कर में पिस गए। इसी संदर्भ में कबीर का भी दोहा है कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटम के बीच में साबुत बचा न कोई। लेकिन आज जो भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, पढ़े लिखे वर्ग हैं, इन दिनों के कबीर के तरह इस कारण रो रहे हैं कि इतने विद्वान व्यक्ति, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरह का स्टेटमेंट कैसे दे सकता है, देश को तोड़ने की बात कैसे कर सकता है, उसके बाद चिकन नेक को काटने की बात कैसे कर सकता है। इसको इस तरह के स्टेटमेंट को लेकर के जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है, चाहे जिस संप्रदाय के लोग हैं, वो बहुत ही विचलित हो रहे हैं। और ख़ास करके इनका जो उमर खालिद के जो मंगेतर हैं, बानो ज्योत्सना लाहिड़ी, उनको भी बहुत दुख हो रहा है। और उन्होंने भी कुछ इस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं जो नई कविता के दौर में भी आया है। वह क्या जाने कितनी लंबी होती है रात अकेली सिसकी की। जो बिछड़ने का जो समय होता है, या जो अकेलापन महसूस होता है, उसकी अवगत नई कविता के दौर के में ही किसी कवि ने किया है। उसी तरह से ये ज्योत्सना लाहिड़ी से बनी बानो ज्योत्सना लाहिड़ी ने भी उमर खालिद के संदर्भ में यह सही कविताकार साबित होता है। क्योंकि जिस तरह के एक्टिविटी उमर खालिद का रहा या कर रहे थे, अगर उस समय ज्योत्सना लाहिड़ी उनको रोकने का प्रयास करते तो शायद इस तरह की परिस्थितियाँ और स्थितियाँ आज देश में नहीं बनती कि जो जिस तरह से उन्होंने देश का शर्मसार किया, भारत को तोड़ने की बात की, चिकन नेक को काटने की बात की,
भारत के टुकड़े टुकड़े करने के बाद की यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इनको जितना मैक्सिमम सज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि जब कंक्रीट एविडेंस मिल जाता है तो उसको कोई नहीं बचा पाता है। तो उसी तरह से सर्वोच्च न्यायालय को इन लोगों के खिलाफ कंक्रीट एविडेंस मिल गया है, तो इन लोग कितनों बार भी बेल के लिए प्रयास करें, मुझे नहीं लग रहा है कि इन लोग के बेल मिलेगा और अंततः हो सकता है कि इन लोग की नागरिकता भी खत्म न कर दिया जाए। थैंक्स।